बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, इसे हम बीए भी कहते हैं। इसका हमने एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और दूसरा हमारा चल रहा था धंधाकीय सेवाएं एक, यानी इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। तो ये धंधाकीय सेवाएं एक है। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि बीमा के बारे में पढ़ा था कि बीमा क्या होता है। यानी 2 पक्षकारों के बीच में, बीमा किसी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होता, बीमा 2 पक्षकारों के बीच में किया जाता है। यानी जो करार किया जाता है वो होता है बीमा। बीमा कराने का मतलब क्या होता है कि बीमा कराने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, अगर उसको कोई धंधे में या किसी भी चीज़ में कोई क्षतिपूर्ति होती है, नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई बीमा के जरिए कर दी जाती है। और हर व्यक्ति को कोई ना कोई जोखिम तो होती है, कहीं पे भी जोखिम हो सकती है, तो जोखिमों को दूर करने के लिए बीमा करवाया जाता है। बीमा के इसमें ये हमने प्रस्तावना देखी और देखी, फिर इसमें सिद्धांत इसमें था संपूर्ण। इसमें 4 हमने सिद्धांत भी कल पढ़ लिए थे। वो पहला था संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत, यानी ये जो बीमा बनवाया जाता है ये एक दूसरे के विश्वास पर रहकर ही बीमा बनवाया जाता है। यानी अगर किसी को इस पर विश्वास नहीं है तो फिर वो बीमा का अनुबंध करार नहीं कर सकता है। दूसरा था हमने क्षतिपूर्ति का सिद्धांत की जो भी नुकसान होता है, जितना होता है उसकी क्षतिपूर्ति है। अगर आप उसमें गलत बताते हो कि आपकी कितनी रकम आपने लगाई है, तो फिर आपको बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान भी उसके अनुसार ही कम होगा। और अगर कहीं ज़्यादा बता देते हैं कि हमारा नुकसान ज़्यादा हो गया है, लेकिन बीमा कंपनी जब अपनी रकम देती है, जब क्षतिपूर्ति करती है, तो वो पहले उसकी छानबीन करने के बाद, संपूर्ण जानकारी करने के बाद ही वो व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था बीमा योग्य हित का सिद्धांत। बीमा योग्य हित का सिद्धांत किस प्रकार से था कि बीमित वस्तु में जो भी हित होना चाहिए, यानी जिसका जो फ़ायदा होना चाहिए। जैसे मकान मालिक था, मकान मालिक किसके लिए, उसने अपने मकान के लिए लोन लिया, यानी उसका बीमा करवाया, लोन लिया, लेकिन किसके लिए कराया, किराएदारों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए करता है। और चौथा था अधिकार परिवर्तन का सिद्धांत। उसके बाद हमने पढ़े थे बीमा के प्रकार। बीमा के प्रकारों को 2 भागों में बांटा था, जीवन बीमा और सामान्य बीमा। जीवन बीमा में 2 बीमा थे, आजीवन और बंदोबस्ती बीमा। और सामान्य बीमा को 3 भागों में बांटा गया था, माल परिवहन का बीमा, आग का बीमा और अन्य बीमा। अन्य बीमा में काफ़ी सारे बीमों का उल्लेख किया गया है। तो अब आज हम शुरुआत कर रहे हैं, पार्ट 2 है इसका, और जीवन बीमा से हम आज की शुरुआत कर रहे हैं कि जीवन बीमा क्या होता है। अब जीवन बीमा के अंतर्गत, यानी लाइफ इंश्योरेंस जो करवाते हैं उसे जीवन बीमा बोलते हैं। अब इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक होता है आजीवन बीमा, दूसरा होता है बंदोबस्ती बीमा। अब आजीवन बीमा का मतलब क्या होता है कि जो लाइफ टाइम तक, जो वो जितना वो जीवित रहता है व्यक्ति, उतना वो बीमा करवा लेता है, उसे कहते हैं आजीवन बीमा। जिस व्यक्ति ने बीमा करवाया हो, उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को बीमा कंपनी निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन देती है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपना बीमा करवाया हो, अब मान लीजिए वो व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो बीमा में जब बीमा लिया जाता है, बीमा करवाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उत्तराधिकारी का नाम भी लिखना होता है। तो जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो बीमा कंपनी है तो वो क्या करती है, उसके उत्तराधिकारी को वो रकम चुका देती है, यानी जिसका उत्तराधिकारी नाम लिखा गया है उसी व्यक्ति को। ऐसे अनुबंध को आजीवन बीमा कहते हैं। यानी वो जीवित था तब तक उसका बीमा था, यानी और मरने के बाद उसका बीमा खत्म हो जाता है। बीमा लेने वाला व्यक्ति निश्चित की गई प्रीमियम निश्चित समय पर और आजीवन भरता है, क्योंकि ये क्या था, लाइफ टाइम का था, तो उसका बीमा जो भी उसने रकम की हुई थी, भरी हुई थी, और समय जो निश्चित है उसके अनुसार उसे प्रीमियम उसे भरना पड़ता है। जीवन अमूल्य है, इसलिए इसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। हर व्यक्ति का, कि कोई भी हो व्यक्ति, उसका जीवन कैसा है, अमूल्य है, यानी मूल्यवान है, उसका कोई मोल लगा नहीं सकता है।
बीमा लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन को जो भी मूल्य आके उतनी प्रीमियम चुकाने की क्षमता के आधार पर बीमा की रकम निश्चित करता है। यानी व्यक्ति अपनी खुद के अनुसार अपने जीवन का बीमा जो लगाता है, अपना मूल्य भी वो खुद ही लगाता है। कैसे लगाता है कि उसको किस प्रकार से वो प्रीमियम भर सकता है, उसके अनुसार वो अपने खुद के जीवन का मूल्य लगा देता है। इसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसमें नुकसान वाले जो कुछ है ही नहीं। जब तक वो प्रीमियम आजीवन है तो उसे प्रीमियम भरने पड़ेगा और उसके मृत्यु के बाद उसका बीमा उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। व्यक्ति की मृत्यु का कारण अगर शंकास्पद है तो बीमा कंपनी पॉलिसी की पूरी रकम चुकाने के लिए बाध्य है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब कई बार क्या होता है कि एक तो खुद से मर जाता है या कोई मर्डर वगैरह कर देता है, कोई मार देता है जानबूझकर कि इसकी बीमा पॉलिसी इसने कराई है उसकी रकम के लिए, तो कंपनी क्या करती है, बीमा कंपनी वो ऐसे ही पैसे नहीं दे देती है पॉलिसी ऐसे। वो रकम कब चुकाएगी, जब उन्हें लगेगा। अगर कोई भी शंका हो गई, उन्हें वहम होता है, तो पहले उसकी खोजबीन करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही वो उसकी रकम चुकाते हैं। और शंकास्पद हो तो फिर वो पॉलिसी, वो जो रकम भरी हुई है बीमा, तो वो उसकी छानबीन करने के बाद ही दी जाती है। ये तो पढ़ा अभी हमने आजीवन बीमा। अब इसी का है दूसरा, बंदोबस्त बीमा किसे कहते हैं। व्यक्ति के द्वारा निश्चित की गई बीमा की राशि अवधि पूरी होने पर उस व्यक्ति को अथवा निश्चित की गई अवधि से पूर्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारियों को निश्चित की गई रकम चुकाने का वचन बीमा देती है। बंदोबस्ती बीमा यानी बंध जाना, यानी उसके अंतर्गत रहना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने बीमा करवाया हो, अब अवधि पूरी होने से पहले ही अगर वो व्यक्ति मर जाता है, यानी उसका जो भी समय था वो निश्चित दे दिया गया है और उससे पहले अगर वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को बीमा ने जो रकम निश्चित की थी, जो वायदा किया था, वो उसे बीमा कंपनी देती है। ऐसे बीमा को बंदोबस्ती बीमा कहा जाता है, यानी बीमा कंपनी उससे बंध जाती है। इस वचन के बदले में प्रतिकार के रूप में बीमा लेने वाला व्यक्ति निश्चित की गई प्रीमियम की रकम निश्चित किए गए समय अंतराल तक बीमा अवधि तक भरता है। अब उसे वो रकम तो निश्चित जो भी अवधि थी, जो भी समय था, उसके अंतराल में भरनी पड़ती है। ये अभी हमने पढ़ा जीवन बीमा। जीवन बीमा में हमने पढ़ा आजीवन बीमा और बंदोबस्ती बीमा। अब है सामान्य बीमा। सामान्य बीमा के 3 प्रकार होते हैं, माल परिवहन का बीमा, आग का बीमा और अन्य बीमा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे माल परिवहन का बीमा, कि माल परिवहन का बीमा क्या होता है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय पूर्ण या आंशिक हानि होने का जोखिम होता है। जब माल एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो डर लगा रहता है और जोखिम होती है कि नुकसान हो भी सकता है, कम हो या ज़्यादा हो, हानि होती है, नुकसान का डर लगा रहता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए बीमा करवा लिया जाता है ताकि उन्हें जो जोखिम हो उसकी वो क्षतिपूर्ति उन्हें मिल सके। और इससे संबंधित क्या है माल परिवहन बीमा में, पहला इसमें भी 3 होते हैं। समुद्र के द्वारा बीमा, यानी समुद्र के द्वारा जो परिवहन जाता है तो समुद्री बीमा, हवाई मार्ग यानी प्लेन वगैरह के जरिए जाता है तो हवाई बीमा, और रेल सड़क वगैरह के द्वारा जो जाता है परिवहन, उसका भी बीमा। तो पहले हम पढ़ेंगे समुद्र के द्वारा जो परिवहन के द्वारा जो माल सामान जाया जाता है उससे जो जोखिम होती है तो उसका बीमा, मतलब जोखिमों की क्षतिपूर्ति का बीमा। समुद्री मार्ग, सबसे पहले समुद्री बीमा। समुद्री मार्ग से माल परिवहन काफ़ी सस्ता लेकिन विलंबकारी और जोखिमपूर्ण है। समुद्र के जरिए जो माल परिवहन किया जाता है, अब ये काफ़ी मात्रा में होता है, भारी होता है, इसलिए समुद्र मार्ग यानी जहाज़ों के द्वारा अपने माल को भेजा जाता है। ये सस्ता भी होता है और लेकिन सस्ता तो काफ़ी होता है लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, यानी धीरे पहुंच पाता है और इसमें जोखिम का सामना भी रहता है। कई बार क्या होता है कि समुद्र है, समुद्र में उतार चढ़ाव भी आता है, चक्रवात तूफान वगैरह कुछ भी आता है तो उसमें समुद्र में जहाज़ के डूबने का भी डर रहता है, लूटपाट भी होती है, समुद्रों में जहाज़ों के जरिए लूटपाट भी की जाती है, आग वगैरह भी लग जाती है। तो ये सब जो जोखिम होती है उनको दूर करने के कारण बीमा करवाया जाता है।
18वीं सदी के पूर्व अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र मार्ग से ही होता था। पहले जब अंतर्राष्ट्रीय, जब ये 18वीं सदी चल रही थी, उसमें अधिकांश जब भी कोई व्यापार किया जाता था तो किसके जरिए किया जाता था? व्यापार समुद्र के मार्ग के द्वारा ही लिया और दिया जाता था। इसीलिए बीमा का यह प्रकार सबसे पुराना और सर्वव्यापी यानी सब जगह व्याप्त भी है। आज भी ऐसा नहीं है कि समुद्र के द्वारा व्यापार नहीं होता, आज भी होता है, लेकिन यह बहुत पुराना टाइम से चला आ रहा है। लॉयड्स ऑफ लंदन नाम की संस्था ने समुद्री बीमा का प्रारंभ किया। सबसे पहले जो समुद्र का बीमा करने वाली संस्था थी वो थी लंदन की लॉयड ऑफ लंदन, यानी ये लंदन की संस्था थी जिन्होंने सबसे पहले समुद्र का बीमा किया था। इस संस्था ने 325 वर्ष से भी अधिक समय तक अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी, यानी 325 वर्ष तक, उससे भी मतलब इतना अधिक समय हो गया इनको कि इन्होंने अपना विश्वास ऐसा बना लिया है कि समुद्र से जो भी माल परिवहन आना जाना जो भी होता था, उनकी जो जोखिमें होती थी उनका वो बीमा करवाया जाता था उनके ज़रिए। दूसरा है इसमें हवाई बीमा, यानी जो प्लेन के जरिए जो सामान लेना देना यानी आवागमन होता है। 11वीं सदी के उत्तरार्ध हवाई मार्ग से माल भेजना शुरू होने से हवाई मार्ग का प्रारंभ हुआ। हवाई जहाज से क्यों भेजने लगे? क्योंकि एक तो ये महंगा तो काफ़ी पड़ता है, लेकिन ये शीघ्रता से पहुंच जाता है, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगता, जोखिम का सामना इसमें भी होता है। हवाई वाहन व्यवहार खूब तेज लेकिन खर्चीला और जोखिम है। ये खर्चीला भी खूब होता है और बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और जोखिम का सामना इसमें भी होता है, कभी भी कोई प्लेन क्रैश हो सकता है, इसमें ये मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हवाई परिवहन से मूल्यवान वस्तु कम वजनी वाली का ही परिवहन होता है। हवाई जहाज से कैसे होता है परिवहन? यानी मूल्यवान महंगी वस्तुएं तथा जो कम वजन वाली वस्तुएं हैं, सिर्फ उन्हीं का परिवहन होता है, उसी के द्वारा उसका व्यापार किया जाता है। समुद्र और मार्ग बीमा की तुलना में हवाई का प्रीमियम दर भी ऊँचा था। अब ये महंगा है, खर्चीला है, तो इसका जो बीमा का जो प्रीमियम है वो भी महंगा, यानी उसकी दर भी कैसी होती है? उसकी दर भी ऊंची ही होती है, यानी महंगी होती है। तीसरा है इसमें मार्ग बीमा या रेलवे सड़क बीमा। मार्ग परिवहन भूमि मार्ग और रेलवे मार्ग का समावेश होता है, यानी जो भूमि मार्ग पर जो होता है, जो सड़क के द्वारा भी होता था और रेल के मार्ग के द्वारा भी परिवहन होता है, और इसका बीमा भी करवाया जाता है। भूमितः रेलवे मार्ग में माल परिवहन के जोखिम में चोरी, लूटपाट, माल स्थानांतरण से हानि आदि होती है। अब ये जो भूमि पर जो चलते हैं, जो इनके द्वारा जो परिवहन किया जाता है, इसमें क्या होता है कि दुर्घटना भी हो जाती है, जोखिम भी होती है, चोरी भी होती है, लूटपाट भी होता है, और माल भी है ना दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाता है। तो ये सब हानि इसमें होने का डर रहता है, जिससे क्या होता है, ये जोखिमें काफ़ी होती है। अब इन जोखिमों से रक्षा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? व्यापारियों के द्वारा इसका भी बीमा करवा दिया जाता है, ताकि उनकी क्षतिपूर्ति हो सके और जो जोखिम होती है वो भी थोड़ी कम हो। अब है आग का बीमा। माल तथा संपत्ति को निश्चित कारण के परिणाम स्वरूप पूर्ण अथवा आंशिक हानि हो अथवा वह नष्ट हो जाए तो क्षतिपूर्ति के वचन के कारण प्रीमियम का बदला प्राप्त करने के अनुबंध को आग का बीमा कहते हैं। आग का बीमा किसे कहते हैं? जहाँ पर पहले बीमा करवाया हुआ हो और आग लग जाती है, मान लीजिए वो फैक्ट्री वगैरह में तो ये चलता ही रहता है, और यहाँ तो अपने यहाँ तो सूरत में लगती भी रहती है, तो इसीलिए फैक्ट्री वगैरह में आग का बीमा करवा लिया जाता है कि मान लीजिए बड़े बड़े मशीनें लगती है, साधन लगते हैं, यंत्र होते हैं, उसके कारण आग लगना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी आग लगी जाती है, तो उसके क्या होता है, उसके द्वारा जो क्षतिपूर्ति की जाए इसके लिए इसका बीमा करवाया जाता है। और जो कंपनी ने जितना सामान नष्ट होता है उसके अनुसार उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। अगर कोई ज़्यादा बताता है तो उसकी छानबीन करने के बाद उन्हें प्रीमियम यानी उन्हें राशि चुकाई जाती है। आग के बीमा में बीमा योग्य हित के सिद्धांत का अनिवार्य रूप से अमल होता है। अब जो आग का बीमा जो किया है ये योग्य हित से किया जाना पड़ता है, क्योंकि ये बीमा आग कई बार क्या होता है कि जैसे मंदी वगैरह चलती है तो कई बार लोग खुद भी लगा देते हैं, तो ये इसकी पूरी छानबीन करते हैं और अनिवार्य रूप से इस सिद्धांत का पालन भी किया जाता है। बीमा लेते समय तथा
जब संपत्ति से आग से हानि हो तब बीमा धारक का माल संपत्ति में निश्चित रूप से बीमा योग्य हित होना चाहिए। यानी इसमें क्या है, जब बीमा धारक है जिसने बीमा करवाया है और उसके यहाँ पे आग लग गई है, जितनी संपत्ति उसकी नष्ट हुई है तो वो उसके हित में, जितना उसके हित में है उतना वो बीमा कंपनी उसके प्रीमियम के द्वारा यानी उसकी रकम को क्षतिपूर्ति को पूरी करेगी। अब है अन्य सामान्य बीमा। बीमा व्यवसाय में विविधता के कारण बीमा के अनेक प्रकार अस्तित्व में आए हैं। गायक के गले का विशिष्ट बीमा। अगर कोई गायक है और वो उसका काम ही गाने का ही है, अगर उसके गले में उस समय कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो पहले से ही अपने बीमा करवा लेता है। वाहनों के उपयोग से दूसरे को क्षतिपूर्ति देने वाला त्राहित का बीमा, कर्मचारी प्रतिफल का बीमा, श्रमिक बीमा, विद्यार्थी समूह को होने वाले सामान्य सामाजिक क्षतिपूर्ति का बीमा, चिकित्सा करवाने का प्रतिफल प्राप्त करने का बीमा, धंधा बंद रहने से लाभ में होने वाले नुकसान का बीमा, कर्मचारी के द्वारा किए जाने वाली धोखाधड़ी होने वाली क्षतिपूर्ति का बीमा, खेल की स्पर्धा प्राकृतिक कारणों से आयोजित नहीं की जा रही तो उसका विलंबित हो तो उससे भी होने वाली हानि बीमा अनेक प्रकार के होते हैं। ये काफ़ी सारे प्रकार के बीमा, जो भी बीमा है जिससे भी लोगों को कुछ नुकसान होता है, जोखिम होती है, तो इनकी क्षतिपूर्ति के लिए या उनका धंधा बंद हो जाता है, काम करते हुए व्यक्ति अगर कोई नुकसान हो जाता है, खेलते वक्त अगर उनकी कोई चोट लग जाती है, तो इन सब का बीमा पहले से ही करवाया जाता है, क्योंकि उनका काम ही यही सब है। अगर वो व्यक्ति चोट से ग्रस्त होकर खेल नहीं पाता है या कारखाना बंद हो जाता है कर्मचारी को या विद्यार्थी जब पढ़ता है उसके कोई तकलीफ हो जाती है, तो ये सब बीमा उसमें बीमा प्रीमियम कंपनी के जरिए करवाया जाता है। अब जो व्यक्ति बीमार है उनका मेडिक्लेम करवाया जाता है, तो मेडिक्लेम के जरिए क्या होता है कि जब उन्हें भयंकर मतलब खतरनाक जब कोई बीमारी हो जाती है तो वो उसके द्वारा उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा और इलाज के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है। जो बीमार व्यक्ति है उसकी रक्षा करने के लिए यानी उसको बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसी स्थिति में बीमा लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित के अनुसार बीमा प्रीमियम के बदले में बीमारी के खर्च की भरपाई करे। ऐसी बीमा पॉलिसी की स्वास्थ्य का बीमा यानी मेडिक्लेम कहते हैं। मेडिक्लेम कैसे कहते हैं कि जो व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसकी उस बीमारी से रक्षा करनी है यानी उसका इलाज करवाना है, तो उसके लिए क्या है, मेडिक्लेम करवाना पड़ता है। तो जब वो व्यक्ति जब अपना इलाज करवाता है तो उसे उसके मेडिक्लेम के द्वारा उसे राहत की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का बीमा करवाने से उसे ये सब चीज़ों का लाभ प्राप्त हो जाता है। अब है बीमा का निजीकरण। भारत में बीमा का प्रारंभ निजी क्षेत्र से हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन काल के भी विदेशी कंपनियों ने भी भारत में बीमा कार्य प्रारंभ किया था। यानी ब्रिटिश के समय में भी जो विदेशी कंपनी ने थी तो वो भारत में क्या कर रहा था, उन्होंने भी बीमा का काम शुरू कर दिया था। अयोग्य व्यापारी आचरण किए जाते थे या आक्षेपों के कारण 19 जनवरी 1956 के दिन विशेष आदेश के द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना भी की गई थी। इस प्रकार जीवन बीमा के क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का एकाधिकार प्रारंभ हो गया। उसके बाद किसकी, भारत खुद जीवन बीमा यानी उसका अकेले का एकाधिकार शुरू हो गया, यानी जो भी जीवन बीमा करवाएगा उस पर अधिकार किसका होगा, भारत का होगा। सामान्य बीमा का प्रारंभ भारत में ब्रिटिशों के द्वारा ही हुआ था, यानी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, ब्रिटिशों यानी अंग्रेजों के द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई थी। सामान्य बीमा भी समानांतर पर नियंत्रित किया जा रहा तो आज़ादी के बाद भी जारी रहा। 1972 से सभी सामान्य बीमा व्यापार कानून के द्वारा 1 जनवरी 1973 के सभी सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद 1973 में 1973 में सभी जो भी बीमा करते थे उनका सबका ये राष्ट्रीयकरण
कर दिया गया जो भी कंपनियां थी। बीमा क्षेत्र की कामगिरी की समीक्षा के लिए एक समिति की रचना की गई। अब इसमें जो भी काम बीमा कंपनी करती है उसके लिए एक समिति को गठित किया गया, उसकी रचना की गई, जिसके अहवाल के कारण भारत सरकार ने विदेशी बीमा कंपनियों को भारतीय कंपनी के साथ सहयोग में बीमा धंधा करने की व्यवस्था 1999 में बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण की स्थापना भी की गई, यानी मिलकर के सहयोग करके की बीमा कंपनी का आयोजन किया गया। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत की सर्वोच्च स्वायत्त कानूनी संस्था है जो बीमा क्षेत्र के नियमन और विकास का कार्य करती है। IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के द्वारा, यह एक्ट है जो लागू हुआ था 1999, इसके द्वारा निजी कंपनी के लिए बीमा क्षेत्र के द्वारा खोले गए इन निजी कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की सीमा 26%, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से करी उसकी सीमा 26% तक की थी, स्वीकृत की गई, जिसे वर्ष 2015 में बढ़ा करके, पहले कितनी थी 26% थी, उसको 2015 में बढ़ा करके 49% तक कर दी गई थी। इस प्रकार विदेशी बीमा कंपनी भारतीय बीमा कंपनी में 49% तक सीधा पूंजी निवेश कर सकती थी। IRDA के मुख्य उद्देश्य, इसमें पहला, बीमा धारक को अधिक पसंदगी मिलेगी, दूसरा, बीमा कंपनी के मध्य स्पर्धा अल्प प्रीमियम से अधिक अच्छी सेवा मिल सकेगी, और तीसरा, अर्थतंत्र के लिए कोष प्राप्त होगा, यानी जो आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए उसके लिए पैसा इकट्ठा होगा, चौथा है बीमा कंपनियों के स्वयं नियंत्रण पैदा करना, यानी जो भी बीमा कंपनी है वो अपने आप उन पर नियंत्रण करेगी, और पांचवा है शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना, यानी पांचवा पॉइंट इसमें कि जो भी शिकायत मिले उन शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए। आज हमने पढ़ा जीवन बीमा के बारे में कि बीमा क्या होता है, किस प्रकार से क्यों किया जाता है, ये सब हमने आज पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे डाक सेवा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक आप अपना ये एक बार कोर्स ये पूरा वापस से पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, जो भी प्रॉब्लम है पर्सनल कॉल करके भी आप इसे पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।